हाय एवरीवन। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 16(4) एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन चल रही है और इवन सेक्शन 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी सुप्रीम कोर्ट के बिफोर चैलेंज्ड है। सेक्शन 16(4) बेसिकली बात करता है कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में, वो आप कब तक अवेल कर सकते हैं, उसकी कट ऑफ डेट क्या है, आप उसी डेट तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी इनवॉइस और डेबिट नोट के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से टाइम लिमिट देता है कि आप किस टाइम लिमिट तक किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारी लिटिगेशन चल रही है और काफ़ी लंबे समय से ट्रेड की तरफ से इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ की डिमांड की जा रही थी। इस सेक्शन 16(4) के अंदर जो रिसेंट कोर्ट की तरफ से रिलीफ आई थी, उसके अंदर कोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की टाइम लिमिट को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया था। और उसके बाद इस सेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी रिलीफ जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो रिकमेंडेशन निकल के आए थे, उसके बाद जो प्रेस रिलीज इशू किया गया था, उसके थ्रू हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ी रिलीफ देने की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। और इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसको आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इस रिकमेंडेशन के बाद लोग वेट कर रहे थे कि कब ये चीज़ इन इफेक्ट लाई जाएगी। तो रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ है, बजट 24-25, उसके अगर आप जाके फाइनेंस बिल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेक्शन 16(4) है, उससे रिलेटेड जो रिलीफ का हम वेट कर रहे थे, उसे एक्ट के अंदर लाया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जो फाइनेंस बिल 2024 है, उसके अंदर ये जो सेक्शन 16(4) की रिलीफ दी गई है, वो किस तरह से दी गई है, उसे एक्ट के अंदर किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो जब आप इस फाइनेंस बिल का क्लोज नंबर 114 देखेंगे तो वो बात करता है कि अमेंडमेंट इन सेक्शन 16, वो सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो एक क्लोज आपको क्या बोलता है? तो वो ये बोलता है कि एक चेंज लाया जा रहा है सेक्शन 16 के अंदर, जो विद इफेक्ट फ्रॉम होगा 1 जुलाई 2017 से, मतलब इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेके आया जा रहा है। और वो जो सेक्शन 16 के अंदर सबसेक्शन 4 है, मतलब सेक्शन 16(4) है, उसके बाद और सबसेक्शन ऐड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि सेक्शन 16(4) के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया गया है। गवर्नमेंट ने दो नए सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 ऐड करके सेक्शन 16(4) के केसेस के अंदर रिलीफ देने की कोशिश की है। तो अब क्या कहते हैं ये सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6? तो जब आप सबसेक्शन 5 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो शुरू होता है नॉटविथस्टैंडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग क्या? कि कुछ भी लिखा हो अगर सेक्शन 16(4) के अंदर, उसे सबसेक्शन 5 ओवरराइड करेगा, मतलब उसे काट रहा है एक तरह से। तो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 5? तो सबसेक्शन 5 बोलता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 16(4), जो फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 है, उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट है, वो सेक्शन 16(4) वाली अप्लाई नहीं होगी। और जो हम सबसेक्शन 16(5) के अंदर दे रहे हैं, वो वाली टाइम लिमिट अप्लाई करेगी कोई भी गुड्स और सर्विस के केस में या दोनों के केस के अंदर, कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये क्या टाइम लिमिट दे रहा है? तो ये बोल रहा है कि आप कोई भी रिटर्न जो आप 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर देंगे, कोई भी रिटर्न जो आप सेक्शन 39 के अंदर फाइल करते हैं, मतलब एक तरह से आप बेसिकली GSTR 3 भी समझिए, वो अगर आप 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर देते हैं, तो इन चारों फाइनेंशियल ईयर की आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे और वो आपका टाइम बार्ड नहीं होगा, मतलब एक तरह से आपने ड्यू डेट के बाद उसे क्लेम नहीं किया। तो बेसिकली आप इसे ये समझिए कि 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए आप किसी भी 3B के थ्रू, आपने किसी भी मंथ के 3B के थ्रू अगर आपने वो इनपुट 30 नवंबर 2021 तक ले लिया, तो आप उसके केस के अंदर इस सबसेक्शन 16(5) का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने केस को फाइट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक और तरह के नोटिस जो इशू किए जाते हैं सबसेक्शन 16(4) से रिलेटेड, वो ये होता है कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न लेट फाइल की, वो आपके सप्लायर ने जो रिटर्न फाइल की वो सेक्शन 16(4) की ड्यू डेट के बाद फाइल की। तो ऐसे केसेस के अंदर भी आपको रिलीफ मिल जाएगा इस सबसेक्शन 16(5) के थ्रू। तो यहां तक आपको सबसेक्शन 5 समझ आ गया होगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सबसेक्शन 5 तो ठीक है, सबसेक्शन 6 आखिरकार क्या है? तो सबसेक्शन 6 जो ऐड किया गया वो एक बहुत ही लॉजिकल बात करता है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो सबसेक्शन 6 बोलता है कि मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर पीरियड का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और उस कैंसिलेशन की वजह से आपकी जो टाइम लिमिट थी, जो सबसेक्शन 16(4) के अंदर दी गई है, वो एक्सपायर होगी क्योंकि आप अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो क्या ऐसे केस के अंदर सही है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16(4) के बेसिस के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करना? तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट बन जाता है। तो इसके केस के अंदर जो नया सबसेक्शन 6 ऐड किया गया है, वो बोलता है कि अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन
सेक्शन 29 कैंसिल कर दिया गया और लेटर ऑन जाके आपने या तो अंडर सेक्शन 30 उसे रिवोक कर लिया, या आपने कोई फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास जाके उसे रिवोक करवा लिया, या आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाके आपने रिवोक करा लिया, या आप कोर्ट के पास जाके आपने अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को रिवोक करा लिया, तो ऐसे केस के अंदर जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की या तो जो इफेक्टिव डेट है, या फिर ऐसे केस के अंदर जहां जिस डेट को आपकी कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हुआ है, इन दोनों केस के अंदर आपका जो भी केस बन रहा है उससे लेके जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली जाके रिवोक हुआ उस तक के पीरियड की आपको जो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की टाइम लिमिट है वो ये सबसेक्शन 6 प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है दो टाइम लिमिट को कंपेयर करने की। पहली टाइम लिमिट जो आपकी एक्चुअल सबसेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट बन रही है, मतलब जो आपकी 30 नवंबर की टाइम लिमिट बन रही है, और दूसरी जो आपका कैंसिलेशन रिवोक हो गया उसके विद इन 30 डेज, ये जो दूसरी टाइम लिमिट बन रही है, इन दोनों में से जो भी लेटर टाइम लिमिट होएगी उस तक आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे। तो अगर आपको ये टाइम लिमिट समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप इसे इस तरह से समझिए कि अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है किसी भी इनवॉइस और डेबिट नोट के कोरस्पॉन्डिंग, उसे अवेल करने की डेट 30 नवंबर 2025 है। और इसी बीच आपका अब जाके जुलाई के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, और वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल रहता है मान लीजिए लेट सपोज अक्टूबर तक जाके, और आप अक्टूबर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करवा लेते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका जुलाई से अक्टूबर का पीरियड है, इस बीच जो आपका इनवॉइस और डेबिट नोट है उसका इनपुट आप कब तक अवेल कर सकते हैं? क्या उसका इनपुट अवेल करने के लिए आपको 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, या फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जाके आप 30 नवंबर 25 तक क्लेम कर पाएंगे? तो ऐसे केस के अंदर जहां पे आपकी जो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट है अभी वो ज्यादा है जो आपके 30 डेज की टाइम लिमिट से, तो यहाँ पे आपको अगर 1 महीने की टाइम लिमिट आप लगाएं तो अक्टूबर के बाद आप नवंबर तक ही क्लेम कर पाएंगे, नवंबर 2024 तक, जबकि आपको वहां पे टाइम मिल रहा है नवंबर 2025 तक का। तो ऐसे केस के अंदर जो आपकी सेक्शन 16(4) वाली टाइम लिमिट है वो प्रीवेल कर जाएगी, आप 30 नवंबर 25 तक इनपुट क्लेम कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद सवाल आएगा कि ये जो 30 डेज वाली टाइम लिमिट है फिर ये कहां लग पाएगी? तो मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन जाके मार्च 2025 के अंदर कैंसिलेशन हो गया और वो जाके रिवोक होता है नवंबर 2025 के अंदर। अब जो इनपुट टैक्स रेट मार्च का था उसे अवेल करने की टाइम नवंबर 2025 तक थी, लेकिन आपका जो रिवोकेशन ही नहीं हुआ उसकी वजह से आप उस टाइम लिमिट तक जो सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट है वहां तक उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो आपकी 1 महीने की टाइम लिमिट एक्स्ट्रा आपको मिल रही है, मतलब आप जाके दिसंबर तक अपना उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे डिस्टिंक्शन समझ आ गया होगा कि किस तरह के केसेस के अंदर आपकी सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट लगेगी और किस तरह के केसेस के अंदर आपको 1 महीने का टाइम रजिस्ट्रेशन रिवोक होने के बाद मिलेगा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए। यहाँ तक के डिस्कशन के बाद मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखता हूँ जिसके बारे में आप भी सोचना। मान लीजिए आपका जाके दिसंबर 2025 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब विद जनवरी 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है दिसंबर 2025 के अंदर जाके, और वो आपका जाके रिवोक होता है किसी फर्दर आगे जाके जनवरी फरवरी 2026 के अंदर। तो यहाँ पे अब सवाल आएगा कि जब ये सब सेक्शन में बात कर रहा है कि आपकी जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वहां से लेके जहां से आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ वहां तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप विद इन 30 डेज तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठेगा कि आपका जो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो तो है जनवरी 2025, तो क्या आप जनवरी 2025 का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जाके फरवरी या मार्च 2026 के अंदर क्लेम कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठना जायज है क्योंकि ये सबसेक्शन तो ये बात बोल रहा है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हुआ वो जाके दिसंबर 2025 के अंदर हुआ, और उस डेट तक आपका ऑलरेडी जो 24-25 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने की टाइम लिमिट थी जो सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग थी, जो नवंबर 2025 थी, वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो क्या आप ऐसे केस के अंदर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएंगे? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे एक बात और लिख रहा है ये सेक्शन, जो बोलता है कि जिस दिन आपका ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन हुआ उस दिन क्या आप एलिजिबल थे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 16(4)। अगर आप उस दिन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबल थे सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग, तो ही आपको ये 30 डेज एक्स्ट्रा वाला टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि आप दिसंबर के अंदर 24-25 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको जो एडिशनल 30 डेज का टाइम मिलता है तो वो यहाँ पे इस केस के अंदर नहीं मिल पाएगा।
तो आपको इस चीज के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद जो दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि जो क्लोज 114 है फाइनेंस बिल 2024 का, वो ये बोलता है कि हम सबसेक्शन 5 जो है सेक्शन 16 के अंदर वो इंसर्ट कर देंगे विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विद 1 जुलाई 2017 से हम विद इफेक्ट ला देंगे। तो यहाँ पे ये सवाल उठेगा कि ठीक है, जिन लोगों का मैटर अभी पेंडिंग है वो तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट, या तो रिवर्स कर चुके हैं या उसके अंदर टैक्स पे कर चुके हैं, तो क्या उन्हें भी इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा? क्या वो भी जाके रिफंड क्लेम कर सकते हैं? क्योंकि ये सेक्शन बोल रहा है कि इन चारों सालों की 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 के सालों की डेट बढ़ा के 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। तो ऐसे केस के अंदर ये तो उन लोगों के लिए भी बढ़ गई जो अपना इनपुट रिवर्स कर चुके हैं या टैक्स पे कर चुके हैं, तो क्या वो अब जाके गवर्नमेंट से उसका रिफंड मांग सकते हैं या अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो वो रिवर्स कर चुके हैं उसको वापस से क्लेम कर सकते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए आपको जो फाइनेंस बिल का क्लोज 146 है उसे जाके देखना होगा। तो क्लोज 146 बोलता है कि आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा जो आप टैक्स पे कर चुके हैं या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप रिवर्स कर चुके हैं। तो ये बोलता है कि जो हमने सेक्शन 114 के अंदर जो बात की है, सेक्शन 114 के अंदर क्या बात की है, जो आप सब सेक्शन 5 लाए हैं सेक्शन 16 के अंदर, तो अगर वो चीज़ होती और उसकी वजह से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट या तो रिवर्स नहीं करते या टैक्स पे नहीं करते, और अगर आपने वो कर दिया उसके ना होने की वजह से, तो आपको उसका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि क्लोज 146 की वजह से, फाइनेंस बिल 2024 के क्लोज 146 की वजह से जो आप ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट या तो रिवर्स कर चुके हैं या टैक्स पे कर चुके हैं इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 16(4), तो उसका आपको रिफंड मिलने का कोई भी चांस नहीं है। तो सिर्फ अगर आपका मैटर अभी डिस्प्यूट पे है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो उन्हीं केसेस के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। सो आई होप आपको हमारी इस डिस्कशन से जो सेक्शन 16(4) के अंदर रिलीफ लाए गए हैं सेक्शन 16(5) और सेक्शन 16(6) के थ्रू, उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।